हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पूरा पोर्शन कवर अप कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री। और जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वही आपकी 4 यूनिट होंगी। 4 यूनिट में से एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा और उसके बाद 29 मार्क्स का ये पेपर होगा। और जो 4 यूनिट्स हैं उनमें से उसके बाद दो दो क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट के अंदर, और दो में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जो क्वांटम, इसमें देखो जो फर्स्ट यूनिट है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये हम ऑनलाइन कवर अप करेंगे। और जो थर्ड यूनिट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फोर्थ है रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम ऑफलाइन करेंगे। क्लियर है इतना? तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। देखो 1925 से पहले एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो भी हमारी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होती थी। क्लासिकल मैकेनिक्स साइंस की उस ब्रांच को बोला जाता था जो हमारी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर पूरी की पूरी बेस्ड होती थी। और क्लासिकल थ्योरी को ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोला जाता था। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फिनोमिना को एक्सप्लेन करती थी। दो तरह की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्लैनेट्स है, या फिर किसी बॉल का फेंकना है, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, उनकी ही सारी की सारी कंडीशंस को वो एक्सप्लेन करती थी। अब जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। स्कोपिक पार्टिकल्स के केस में जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है, जैसे न्यूटन लॉज है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, तो वो फेल हो जाती हैं। उसके बाद जैसे कि क्लासिकल थ्योरी है वो एक दो प्रिंसिपल्स है, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं और हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इनको जो प्लैंक्स ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद साइंस में एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्या करती है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ साथ वो किसी भी पार्टिकल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ फिनोमिना है जैसे कि जिनको जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, देखो, जब भी हम किसी भी सरफेस के ऊपर रेडिएंट एनर्जी को डालते हैं, व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, तो उसमें से क्या होता है, कुछ पार्ट तो एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बच गया पार्ट वो ट्रांसमिट वापस हो जाता है बॉडी को। ठीक है, मीन्स रिफ्लेक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है। तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी बॉडीज़ के लिए है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं है, तो ऐसे ही अगर आप रेडिएंट एनर्जी को किसी भी ब्लैक मेटेलिक सरफेस के ऊपर फॉल कराओगे तो वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। रेडिएंट एनर्जी को अगर आप किसी भी ब्लैक मेटेलिक सरफेस के ऊपर डालोगे तो वो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? ऐसी बॉडी जो पूरी की पूरी रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और वो जो बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी जिन रेडिएशंस को एमिट करती है, दैट रेडिएशंस आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। क्या बताया मैंने? a body which can completely absorb the radiant energy falling on it, then that body is known as perfectly black body, and the radiation emitted by it are known as black body radiations। क्लियर है इतना? इसके बाद है नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले आज हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे पहले, दैट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लो, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लैंक्स ने दिया था ये ला रेडिएशन के लिए, तो इसलिए प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे मैक्स प्लैंक।
देखो प्लैंक्स ने क्या बताया था, इसने 3 पोस्टुलेट दिए थे इस रेडिएशन के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसने बताया था कि जो एनर्जी एमिट होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी के थ्रू, तो वो जो एमिशन होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है वो कंटिन्यूसली नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूसली होता है। जैसे कि जैसे वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। जैसे एक पैकेट एक बार आया, दो पैकेट एक पैकेट फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर एक पैकेट आया, फिर एक पैकेट आया। मीन्स ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ऐसे नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे छत पे हम लोग खड़े हैं और ऊपर से दूध को या फिर पानी को नीचे डाल रहे हैं, तो दूध या पानी डालेंगे तो वो क्या है, लगातार होगा ना, कंटिन्यूअस फॉल करेगा ना। और अगर आप ईंट नीचे फेंक रहे हैं तो पहले एक ईंट फेंकी, फिर दूसरी फेंकी, फिर तीसरी फेंकी, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस नेचर है। बीच में ब्रेक भी आता है जब आप फेंक नहीं रहे होते। तो इसलिए बोला गया है प्लैंक्स रेडिएशन ला के फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर कि हमेशा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी एमिट होती है वो हमारी डिसकंटिन्यूसली एब्जॉर्ब और एमिट होती है पैकेट्स की फॉर्म में, और एक पैकेट एनर्जी को एक क्वांटा एनर्जी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो एक क्वांटम एनर्जी है वो एच न्यू के इक्वल है। न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। अब जो भी एनर्जी हम इमिट करेंगे या फिर जो भी एनर्जी वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल होती है क्वांटम का। मीन्स ई इज इक्वल टू एच न्यू होगा या फिर 2h न्यू होगा या फिर 3h न्यू होगा, ऐसा नहीं है हाफ एच न्यू आ गया फ्रैक्शंस में आ गया, ये हमेशा होल नंबर मल्टीपल होता है। तो ये और इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होल नंबर मल्टीपल होने को। 3 पोस्टुलेट से समझ में आया। पहले तो क्या कि हमेशा डिसकंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होती है। दूसरा, एक क्वांटम एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर अमिट होती है वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल होती है एक क्वांटम का, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, और इसी को बोला जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब देखो, जो ये एनर्जी है, जो ये एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी, ब्लैक बॉडी के द्वारा के थ्रू जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या फिर जो भी एनर्जी एमिट की जाती है उसका फॉर्मूला ये निकला था 8πhc डिवाइडेड बाई लेमडा की 5 1/e⁻hc डिवाइडेड बाई kT लेमडा -1, ये निकला था। ठीक है। और इस फॉर्मूला ये जो ड्राइव किया गया है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। कोई भी पार्टिकल एनर्जी को अमिट करता है या फिर उसको एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू इस फॉर्म में होती है। 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा इज वेवलेंथ, और बाकी तो सारे के सारे कांस्टेंट वही है नॉर्मल जो होते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद हमने करना है डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अच्छा, इसमें डेरिवेशन के बाद में करेंगे, पहले एक करेंगे कि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एक तो वीन ला है, ये भी रेडिएशन के ला है, और रिले जीन्स ला है। एक तो वीन्स ला है और एक है हमारा रिले जीन्स ला। ये इस ला के स्पेशल केस हैं। जैसे कि देखो, अगर हम लेके चले कि लेमडा टी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, जो लेमडा टी है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो देखो ई लेमडा की वैल्यू क्या थी, 8πhc डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 5, 1 डिवाइडेड बाई EHc डिवाइडेड बाई KT लेमडा -1। अगर लेमडा टी की वैल्यू अगर बहुत छोटी हुई तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी तो इसकी भी वैल्यू बहुत बड़ी। इसका मतलब जो ये टर्म है ये बहुत 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 ग्रेटर देन होएगी 1 से। और तो अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, इन्फिनिटी है, तो उसके कंपैरिजन में हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 हटा दो तो ये किसके इक्वल होगा, 8πhc डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 और ई की पावर hc डिवाइडेड बाई KT लेमडा। ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 8πhc डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 5। अगर नीचे ई की पावर hc डिवाइडेड बाई KT लेमडा था तो ऊपर जाके क्या होगा, ई की पावर -hc डिवाइडेड बाई KT लेमडा। तो इस लॉ को हम बोलते हैं वीन्स लॉ। क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं रिले जीन्स लॉ। रिले जीन्स में फर्स्ट में हमने क्या लिया, अगर लेमडा टी की वैल्यू बहुत ही छोटी है और अगर लेमडा टी की वैल्यू बड़ी है, लेमडा टी इज़ वेरी लोअर्स, तो देखो ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे, लेमडा टी की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है, ये वाला लेमडा टी की वैल्यू बहुत बड़ी है,
यहाँ पे। तो लेमडा टी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये टोटल वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो देखो अगर ई एच सी डिवाइडेड बाई के टी लेमडा अगर कहीं पे इस तरह का होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत छोटा हो जाता है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ओपन करके हम ऐसे लिखते हैं 1+hc डिवाइडेड बाई के टी लेमडा, 1+hc डिवाइडेड बाई के टी लेमडा। मतलब जो ये कांस्टेंट है ना e की पावर x, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर ये वैल्यू ऐसे, तो इसको हम ओपन करके रखेंगे तो ई लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, 8πhc डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाई के टी लेमडा डिवाइडेड बाई hc। देखो लेमडा ये कैसे आना था, नीचे आना था ना। यहाँ पे देखो ये जो टर्म थी इसको हमने कैसे लिखना था, 1+hc डिवाइडेड बाई के टी लेमडा। और ये क्या हो गया, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर जाएगा नहीं, ये नीचे रह जाएगा, तो क्या बन गया, के टी लेमडा। इसको बोला जाता है रिले जीन्स लॉ। ठीक है, तो जो ये दो लॉ हैं, वीन्स लॉ और रिले जीन्स लॉ, ये दोनों के दोनों इस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के स्पेशल केस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। देखो जो प्लैंक्स ने क्या बताया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है किसी भी होल्ड्रम के अंदर, वो बहुत सारे लीनियर ऑसिलेटर से मिलके बनी हुई होती है और उनकी कोई परफेक्ट डायमेंशन होती है। तो जो क्या बताया मैंने कि जो प्लैंक्स ने ये बताया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं वो बहुत सारे ऑसिलेटर से मिलके बनी हुई होती है, और ऑसिलेटर की जो वैल्यूज़ होती है एनर्जी की, वो 0 h न्यू 2 h न्यू 3 h न्यू इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम लेट करके चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ ऑसिलेटर, लेट द नंबर ऑफ, और ये पेपर में पूछा जाता है पूरा का पूरा ये डेरिवेशन, ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, लेट द नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए होरिलम बी एन नोड N1 और N2। ठीक है, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। और मान लो जो एनर्जी है वो कितनी है, 0 h न्यू 2 h न्यू और 3 h न्यू। ठीक है, किसी भी होरेलम के अंदर जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं वो है N नोड N1 N2, और जो हम लेट करके चलते हैं कि जो एनर्जीज हैं वो कौन सी है, 0 है, h न्यू है, 2 h न्यू है, ये सब है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल n कितने होंगे, इन सबको ऐड कर दो, तो n नोड प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू Nn, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल ने बताया था कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं किसी भी जितने भी हमारे नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो उसके बिल्कुल बेसिक वाली सबसे पहली है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, और e की पावर माइनस ई आर डिवाइडेड बाई के टी। ये मैक्सवेल इक्वेशन थी। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, n0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, n1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, n2 रखेंगे तो यहाँ पे n2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम रखेंगे तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, n नोड प्लस n नोड e माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी प्लस n नोड e माइनस 2 h न्यू डिवाइडेड बाई के टी और सो ऑन। ठीक है, यहाँ से n नोड कॉमन ले लो, तो 1 प्लस e माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी प्लस e माइनस 2 h न्यू डिवाइडेड बाई के टी अप टू सो ऑन, मतलब n नोड तक। n के लिए क्या हो जाएगा, n नोड e माइनस एन एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी, n नोड यहाँ से निकाल ही लिया बाहर। ठीक है, तो e की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सोन। तो देखो ये क्या है, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस एन एक्स। मतलब अगर हम इसको x मान ले तो ये चीज़ बिल्कुल सेम है, सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी की पावर -1 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको नीचे लेके आओ, डिवाइडेड बाई एन नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, एन की वैल्यू आ गई, ये टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतना।
टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर पता चल गए कितने हैं। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। जो टोटल एनर्जी होगी एन ऑसिलेटर की वो किसके इक्वल होगी, फर्स्ट ऑसिलेटर मतलब मल्टीप्लाइड बाई उसकी एनर्जी कितनी है, प्लस सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई उसकी एनर्जी कितनी है, प्लस थर्ड मल्टीप्लाइड बाई उसकी एनर्जी कितनी है। ऐसे होगी। यहाँ से एच न्यू कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, N1 + 2 N2 + 3 N3 और सो ऑन ही आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया था कि मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग एन आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन नोड ई की पावर माइनस ई आर डिवाइडेड बाई के टी, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से N1 N2 की जब वैल्यू रखोगे तो एच न्यू N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। N2 की क्या हो जाएगी, 2 N नोड ई की पावर, यहाँ पे 2 है, हाँ ठीक है, 2 N नोट, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 H न्यू डिवाइडेड बाई के टी और सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से एन नोट भी बाहर निकाल लो, ऐसे करके एन नोट भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो एन नोट और ई की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी भी सब में होगा। तो एन नोट मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है, देखो e की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी हमने एक बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो 1 बच गया। अब यहाँ पे देखो 2 क्या बच जाएगा, एक ये वाली 1 माइनस ई एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी बच जाएगा क्योंकि एक तो हमने बाहर निकाल लिया। तो ऐसे ही अगले वाले में 3 ई की -2 एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 था तो नेक्स्ट वाले में 3 होगा, अप टू सो ऑन। तो मान लो ये जो है e की एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी, इसको एक्सलेट कर लेते हैं। तो जो एन नोड मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी, और इसको हम मान लेते हैं 1 + 2x + 3x स्क्वायर डॉट 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 सो। ठीक है, अब जो 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 माइनस एक्स की पावर -2 ये इसके इक्वल होता है। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो एन नोड मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। यहाँ भी लिख सकते हो पर यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो पूरा का पूरा बाहर हमने निकाल रखा है ना। तो 1 माइनस एक्स की पावर -2, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दो, एन नोड मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। इसको नीचे लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर लिखोगे तो एन नोड एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी और 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी का होल ट्वाइस। ठीक है, ये पीछे जो हमने निकाले थे वो क्या निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, और एन यहाँ पे जो ई आया है, ई की वैल्यू आ गई है, ई क्या आया है, टोटल एनर्जी। अब अगर हमने एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर निकालनी हो, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, अगर हमने एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी आई है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑसिलेटर के साथ। टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेटर के साथ। ठीक है, तो जो पहले जो ये जो टर्म आई है इसको डिवाइड करेंगे जो पहले टर्म आई थी उसके साथ। तो देखो ये टर्म आएगी ई माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी का स्क्वायर। देखो जो एन की वैल्यू क्या आई थी, एन नोड डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, एन नोड, देखो यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी मत भेजो, एक कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, एन नोड से एन नोड कैंसिल हो जाएगा। तो एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एन एच यू डिवाइडेड बाई के टी। तो ये आ गया एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है। ठीक है, अब ऊपर से इस चीज को हटाने के लिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे भी डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे एच न्यू, ऊपर तो एच न्यू बचे जाएगा, यहाँ पे ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। इससे ये गया तो एच न्यू, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव में हो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो ई की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी -1 ये बन जाएगा। समझ में आया इतना। ठीक है, इतना। उसके बाद देखो
उसके बाद देखो दो जो हमारे नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जो एन है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो म्यू से लेके म्यू प्लस डीवी के बीच में लाई करती है। और वो जितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर जिनकी वैल्यू म्यू प्लस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू म्यू प्लस डीवी के बीच में लाई करते हैं, तो उन एन की वैल्यू होती है 8 पाई स्क्वायर म्यू डीवी डिवाइडेड बाई सी क्यूब। ठीक है, तो अगर हमने एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है किसी भी इनक्लोजर के अंदर, तो हमारी जो एवरेज एनर्जी थी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एनर्जी ये जो वो ऑसिलेटर हैं जिनकी एनर्जी म्यू और म्यू प्लस डीवी के बीच में लाई करती है किसी भी इनक्लोजर के अंदर, तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमने निकालनी। और अगर हमने टोटल एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो उन ऑसिलेटर के साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ई म्यू डी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू न्यू सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1। ठीक है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी बाई लेमडा के, तो डी न्यू डिफ्रेंशिएशन करो इसका, किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी लेमडा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो न्यू की जगह, तो न्यू की जगह मतलब देखो ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में था ना, इसको हम लेमडा की टर्म में लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि ई लेमडा वहाँ पे हमने निकाली थी ना, ई न्यू थोड़ी ना निकाली थी। जो हम डेरिवेशन का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं वो ई लेमडा का था, ई न्यू का नहीं था। अगर ई न्यू का तो होता तो यहाँ तक ठीक था। ये है किसका, ई लेमडा का, तो ये वैल्यू पुट कर दो। ई लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 5 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा के टी माइनस 1। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ठीक है। तो ये था डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। कल हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ लेना।